आज की इस वीडियो में जानेंगे क्यों एक अच्छी खासी सैलरी कमाने के बावजूद एक मिडिल क्लास आदमी गरीब ही रह सकता है और वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव नहीं कर पाएगा। हमें अक्सर ये बताया जाता है या फिर हम अक्सर ये बातें करते हैं, हमारी आमदनी कैसे बढ़े, हम इनकम कैसे बढ़ाएं, पैसे ज़्यादा कैसे कमाएं, कमाए हुए पैसों को दोगुना कैसे करें। बट हम बहुत कम बार इस बारे में बात करते हैं कि जो कमाए हुए पैसे हैं उसे किस तरह से सेफली रखें। कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा तो हाथ का महल है। यस जी हाँ, कब आएगा कब जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और हम जाने अनजाने में हमारे घर पे ऐसे लूप होल्स या ऐसे दरवाजे छोड़ जाते हैं जिससे घर में आई हुई लक्ष्मी इजीली बाहर जा सकती है। तो आज हम इन्हीं दरवाजों के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में ये जानेंगे कि इन दरवाजों को किस तरह से कंप्लीटली बंद किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 चीजों के बारे में जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पिलर्स हैं। सबसे पहले चीज हेल्थ इंश्योरेंस। मैं पहले ये बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स बीमा कवर। इसमें क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जिसको आप एक प्रीमियम पे करते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, और उस पीरियड के लिए वो आपके हेल्थ, आपके आरोग्य का ख्याल रखते हैं। मीन्स अगर उस पीरियड के दौरान आपको कुछ हेल्थ इमरजेंसी आ गई, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, तो अस्पताल में लगने वाला सारा जो खर्च है वो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। चाहे वो आपकी मेडिसिन हो, आपकी सर्जरी हो, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशंस हो, इवन डिस्चार्ज के बाद भी बहुत दिनों तक इंश्योरेंस कंपनी आपके टेस्ट हो, इन सब का खर्चा उठाती है। पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सिर्फ 20 से 25% लोगों के पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है। मतलब कि 75% लोग अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से सिर्फ एक बड़ी बीमारी दूर है। एक बड़ी बीमारी उनके घर में आ जाएगी और उनका पूरा फाइनेंशियल जो सेटअप है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दे विल बी अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल बर्डन में आ जाएगी। तो फिर इतना सब होने के बावजूद भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते? तो इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो अवेयरनेस, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। और दूसरा है नजरअंदाज। बहुत सारे लोगों को पता तो है कि हेल्थ इंश्योरेंस करता क्या है, बट फिर भी उन्हें लगता है कि अभी उनको इसकी जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अभी तो मैं हेल्दी हूँ, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं। एक्चुअली में हेल्थ इंश्योरेंस तभी लेना चाहिए जब आप हेल्दी हो, ताकि आपके जब आप अनहेल्दी रहोगे या फिर जब आपको कुछ बीमारी आएगी तब आपको उसका फायदा मिल सके। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मैं तब लूंगा जब कुछ प्रॉब्लम में रहूंगा, और हो सकता है उस समय आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले भी ना। तो अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानना है, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, परखनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय, अगर आपको इसके बारे में जानना है और आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज किया जाए। तो अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसने कुछ सेविंग्स जमा करके रखी है, तो क्या होगा जब कभी इमरजेंसी में कोई घर का मुख्य या फिर अन्य सदस्य में से कोई एडमिट होगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा? या तो किसी से उधार लेना पड़ेगा, या तो फिर अपनी जो जमा पूंजी उसने सेव की है, जो सालों से बेचारा कोई भी आदमी थोड़ी बहुत हर महीने सेविंग करता है, उसमें से उसे निकालना पड़ेगा। अब होता क्या है कि मान लो 2 साल से वो बंदा कुछ सेविंग्स कर रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है। बिकॉज ऑफ मेडिकल इमरजेंसी उसे पूरा पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। और विड्रॉ करने के बाद क्या होगा, वो अगेन पीछे आ जाएगा। अब वो पैसा निकाल के वो अस्पताल का बिल भरेगा और फिर अगले महीने से वापस से धीरे धीरे अपने पैसे सेव करेगा। अब हुआ क्या, जो लेवल पे वो गया था 2 साल 3 साल तक, जिस लेवल पे वो आया था, वापस से बिकॉज ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ना होने की वजह से वो वापस से पहली वाली स्थिति में आ गया। अब वो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेगा, मतलब 3 साल पीछे चला गया वो। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना सबसे जरूरी चीज है। अगर आप
कमाई करते हो, अगर आप कमाना स्टार्ट कर चुके हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इन्वेस्टमेंट के पहले इंश्योरेंस लेना जरूरी है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप अपने पैसों को सेफगार्ड नहीं कर रहे हो। कब उन पैसों को आई वुड से कि उसे रास्ता मिल जाएगा और आप कैसे निकल जाएगी। और आजकल तो आपको पता ही है कि कितना एक्सपेंसिव हो चुका है हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विसेज। तो ये मुख्य कारण होता है जिसके कारण एक मिडिल क्लास आदमी अच्छी खासी सैलरी कमाने के बावजूद भी गरीब रह जाता है। बिकॉज क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होने के कारण सेव किए पैसे अस्पताल में दे देता है, फिर वापस से सेव करने लगता है और फिर अगेन अस्पताल में दे देता है। तो ये हो गया मुख्य कारण एक। दूसरा मुख्य कारण ये होता है इमरजेंसी फंड का ना होना। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। इमरजेंसी फंड जैसा नाम बताता है कि ये एक इमरजेंसी फंड है, मतलब ऐसा पैसा जो इमरजेंसी के वक्त काम है। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में हमारी लाइफ चल रही है, पैसे कमा रहे हैं, कुछ सेव कर रहे हैं और सडनली कुछ हो जाता है। इन शॉर्ट, आज की अनसर्टेनिटी में मान लो जॉब चला गया। अब जॉब चले जाने के बाद क्या होगा, मान लो आप अकेले मेंबर हो या फिर आपके घर का अर्निंग सोर्स जो है वो बंद हो चुका है किसी भी कारणवश। तो क्या होगा, अभी आपके पास पैसा नहीं है। अब अगेन जो आपने पैसा पिछले 4-5 साल से आपने जो भी जमा किया होगा, जो भी इन्वेस्ट किया होगा, अब आप क्या करोगे, आप या तो किसी और से उधार लोगे या फिर जो जमा किया हुआ पैसा है वहां से पैसे निकालोगे ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। बिकॉज आपको तो रेंट तो देना है, बच्चों की फीस तो भरनी है, ग्रोसरीज तो लेनी है, खाना तो खाना ही है, तो जो जरूरत है उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा जमा किया है वहां से उसको निकालेंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ग्रो करने के लिए लगाया है, उसको उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ग्रो होने के लिए। तो आपकी कंडीशन अगेन बैक टू द सेम। तो करना क्या होता है, आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड डेवलप करना होता है। कितनी भी सैलरी रहे, चाहे आपकी सैलरी 10,000 रहे या 1 लाख रहे, आपको इमरजेंसी फंड धीरे धीरे बनाना है। इमरजेंसी फंड नॉर्मली ये कहा जाता है, इमरजेंसी फंड मतलब कितना फंड कि आपकी 6 महीने तक का खर्चा, मतलब अगर आपके पास महीने में 30,000 रुपये लगते हैं, जैसे 20,000 का रेंट हो गया, 5,000 की ग्रोसरीज होगी, 5,000 कुछ अलग खर्चा, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 रुपया है तो 6 महीने के लिए मतलब 1,80,000 आपके पास होने चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड है, इसको इमरजेंसी के वक्त ही यूज करना है। इसको कोई लग्जरी चीज, मोबाइल खरीद लिया, फिर कोई वैकेशन के टूर पे चले गए, उसके लिए यूज नहीं करना है इसको। और इस तरह से रखना है ताकि ये इमरजेंसी में काम आए। ऐसा नहीं करना है कि इसको इक्विटी में डाल दिया या फिर शेयर मार्केट में डाल दिया, जहां पे हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। पता चला जिस दिन आपको जरूरत है उस दिन उसकी वैल्यू कम होगी। तो नॉर्मली ये एक एफडीज या फिर जो लिक्विड फंड्स होते हैं उसमें इसको पार्क कीजिए। तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ इमरजेंसी फंड ना होने के कारण जो पैसा सेव किया है, अगेन जब इमरजेंसी आएगी उसको आप निकालोगे तो आप अगेन आपकी स्थिति पहले की तरह आ जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। जब मैंने इसको लिया था तब मेरे पापा ने ही मुझे अपोज किया था, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मीन्स क्या कि अगर मान लो एक बंदा है जो कि अच्छा खासा सैलरी कमा रहा है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं। अब क्या होता है कि 30s में, 35-40s में लोग एक घर ले लेते हैं या फिर लोन ले लिया। अब कुछ लोन होगा उसके ऊपर और सडनली अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, घर में कमाने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो पूरी की पूरी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है। अब होता है नॉर्मली सिनेरियो क्या होता है, अगर कोई बंदा काम कर रहा है, उसका पीएफ का कुछ पैसा होगा, कुछ इधर उधर उसके छोटे मोटे इंश्योरेंस होंगे। तो जब उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, जो पैसा उसे मिलता है तो फैमिली क्या कर लेती है, जो भी लोन हो गया, घर का लोन हो गया, जो भी लाइबिलिटीज है उसमें वो पैसा खर्च हो जाता है। और फिर फाइनेंशियल, अगर फैमिली में कोई दूसरा मेंबर अर्निंग नहीं है तो उनको सर्वाइव करने के लिए दिक्कत आती है। तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या करता है, आपको बहुत कम रुपए में एक बड़ा कवर देता है। मान लो अगर आपकी एज 25-30 के अंदर हो आप, तो सिर्फ
अराउंड 800 रुपये प्रति महीना से आप 1 करोड़ का कवर खुद के लिए ले सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ होता है एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे आपके जाने के बाद। अब इसमें बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार मैं जाऊंगा मुझे तो पैसा मिलेगा नहीं, इनको मिलेगा, मेरे फैमिली को मिलेगा। एक्चुअली ये कवर फैमिली के लिए ही है, ये आपके लिए नहीं है। मतलब आपके जाने के बाद आपकी फैमिली की देखभाल करने के लिए ये कवर होता है। इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि टर्म इंश्योरेंस आपको तब लेना चाहिए जब आपके पास लायबिलिटीज रहे। करेक्ट, ये आपको तभी लेना चाहिए आपके पास जब लायबिलिटी रहे। मान लो आपके पास कोई लायबिलिटी ही नहीं है, आप जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड हो, कुछ लायबिलिटी नहीं है, तो उस समय लेने का इसका कोई अर्थ नहीं बनता। बट इसमें और एक चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो कांस्टेंट रहता है। मान लो आपने 25 के एज में टर्म इंश्योरेंस लिया तो उसका प्रीमियम है साल का मान लो 8,000। तो आपके 60 साल जो भी आपने लिया होगा, 60 साल 70 साल तक का जो भी आपका टेन्योर होगा, थ्रू आउट द टेन्योर वो आपका प्रीमियम 8,000 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम नॉर्मली विद एज बढ़ता है, बट टर्म इंश्योरेंस एक बार आपने ले लिया थ्रू आउट द लाइफ सेम रहेगा। तो इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि अगर मान लो आपने इंश्योरेंस 35-40s में अगर लिया तो आपका प्रीमियम सडनली बहुत बड़ा रहेगा और वो थ्रू आउट जो आपका टेन्योर है रहेगा। और वही अगर आपने आपके बिफोर 30 लिया तो बहुत कम प्रीमियम रहेगा और वो बहुत ही कम प्रीमियम थ्रू आउट लाइफ रहेगा। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट कि आपको आपका टर्म इंश्योरेंस बिफोर 30 ले लेना चाहिए, बिकॉज 30s के बाद आपकी लायबिलिटी शुरू होनी ही है ऐसे या वैसे। तो क्या होता है, अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो जो पैसा आपने कमाया है, जो भी आपने मेहनत करके पैसा जमाया है, आपके जाने के बाद पूरा पैसा आपको नहीं पूरेगा, आपकी फैमिली को नहीं पूरेगा। अगर आपका टर्म इंश्योरेंस है तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, जिसमें से जो भी आपकी लोन्स है या फिर जो भी आपके कर्जे है वो आपकी फैमिली उसको दे सकती है और बचे हुए पैसों से अच्छी जिंदगी जी सकती है। और चौथा जो पार्ट है लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर रिटायरमेंट प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये तब स्टार्ट करनी चाहिए जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर चुके हो। बहुत बार लोग बोलते हैं अभी तो मैं स्टार्ट किया, अभी तो मैं बस 25 का हूँ, रिटायरमेंट के लिए तो और 30 साल बाकी है। बट वो एक गलती भूल जाते हैं कि पैसे की जो ग्रोथ होती है वो कितना अमाउंट आप सेव कर रहे हो, इससे ज्यादा कितने लंबे समय के लिए आप सेव कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एज अर्ली स्टार्ट करते हो और आप प्लान करते हो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, मान लो आपको पता है कि आपको 40 की उम्र में घर लेना है और अगर आप 25 से स्टार्ट कर लेते हो, आपको पता है कि 60 की उम्र में आप रिटायरमेंट होने वाले हो, तो आपको रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस लगेगा एग्जाम्पल, और उस हिसाब से आप हर मंथली कुछ सेव करते हो। या फिर आपको पता है कि 10 साल के बाद मुझे गाड़ी लेनी है, ठीक है, या फिर 5 साल के बाद मुझे शादी करनी है, तो जो भी चीजें हैं जो 5-6 साल के बाद आप करने वाले हो, उसके लिए अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको आपके जो सेव किए हुए पैसे हैं उसको आप हाथ नहीं लगा पाओगे, वो ग्रो होते रहेंगे। होता क्या है कि हम नॉर्मली इसके बारे में प्लान नहीं करते और फिर सडनली आ जाता है अरे यार अगले साल शादी करनी है, फिर जो पैसा सेव किया है शादी में यूज हो जाएगा। अरे यार अभी गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो फिर चलो गाड़ी का डाउन पेमेंट देना है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे कुछ निकालो यहाँ पे डाल दो, तो अगेन बैक टू स्क्वायर वन। तो ये 4 चीजें ऐसी चीजें हैं कि जिसके कारण बहुत आई वुड से कि 50 से 60% लोग इसी ट्रैप में फंस जाते हैं और जो फाइनेंशियल सक्सेस की जो लैडर है, जो सीढ़ी है, उसको नहीं चढ़ पाते। मतलब 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे, फिर 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे। तो इसलिए इससे बचने के लिए ये 4 चीजें हैं। मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इससे आपको पैसे कैसे बनेंगे ये नहीं पता चलेगा, बट आपके जो कमाए हुए पैसे हैं वो हमेशा सेफ रहेंगे। तो इसीलिए 4 चीजें। सो पहली चीज हेल्थ इंश्योरेंस, हर किसी के पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज इमरजेंसी फंड, आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट करो आज से ही, ठीक है। आपकी सैलरी 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, एक अमाउंट हर महीने थोड़ा थोड़ा आप जमा कीजिए, वो 1 साल के बाद बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आज ही पूरा का पूरा इमरजेंसी फंड चाहिए, बट स्टार्ट कीजिए।
थर्ड वन इज टर्म इंश्योरेंस। अगर आप अर्निंग मेंबर हो घर के, आपके ऊपर लायबिलिटीज है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टर्म इंश्योरेंस लो, रिसर्च करो, जो भी प्लान आपको सही लगे लो, बट हर एक पर्सन के पास टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है जिसके ऊपर लायबिलिटीज है। लायबिलिटी का मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स है, बीवी है, बच्चे हैं, कोई भी अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप ओनली अर्निंग मेंबर हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस मस्ट है, ठीक है। और 30s के पहले ले सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। और लास्ट वाला है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए प्लान कीजिए, आपको क्या करना है, रिटायरमेंट का प्लान कैसा है आपका। अगर आप रिटायरमेंट का प्लान अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको जो कॉर्पस मिलेगा, आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। या फिर जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, शादी करनी है, उसके लिए प्लानिंग करोगे तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है वो कम नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि यही ये दरवाजे हैं। अगर ये हमने दरवाजे बंद नहीं किए तो हमारे घर की लक्ष्मी इन दरवाजों से निकल जाएगी। तो ये 4 दरवाजे हैं जो आपको हमेशा बंद रखना है, ठीक है, ताकि आपकी लक्ष्मी जो अपनी कमाई हुई है वो अननेसेसरी आपके घर से बाहर ना जाए। आई होप कि आपको ये 4 पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ में आया होगा। आपको इसके बारे में और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि इनके बारे में, हर एक पिलर के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकें।